हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने आपसे ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो केमिकल चेंज का प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर को जलाते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर जलने के बाद राख बन जाता है, बिल्कुल नया सब्सटेंस होता है और राख की प्रॉपर्टी न्यूज़पेपर से बिल्कुल अलग होती है। आप राख से दोबारा न्यूज़पेपर नहीं बना सकते, तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को फाड़ देते हैं तो उसमें पेपर के टुकड़े हो गए, वो नया सब्सटेंस नहीं बना और ना ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, तो वो आपका केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज में आप देखते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो देखी जाती हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर को जलाया था तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आ गया था, ठीक है ना, और उसकी स्टेट में भी चेंज थोड़ा सा आया था। जैसे कि आपने देखा गैस बन गई थी उसमें से थोड़ी सी चीज़, और जो आपका सॉलिड फॉर्म से थोड़ी सी, सॉलिड तो था वो राख भी जो है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म में चेंज था। बाकी गैस फॉर्म में जो चेंज हो गया वो तो बिल्कुल अलग ही हो गई थी फॉर्म उसकी। कलर भी उसका चेंज हो गया था, आपने देखा था कलर उसका न्यूज़पेपर का ब्लैक हो गया था और उसमें गैस भी निकली, धुआं निकला था। तो ये सब बातें किसी भी केमिकल चेंज में हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी बातें हों। ठीक है, अब जो है आपने ये तो समझ लिया कि केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज का प्रोसेस ही आपका जो है वो केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में कोई खास फर्क नहीं है और उसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से अलग होती है। उन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस उन सब्सटेंस से पुराने सब्सटेंस नहीं बना सकते। अब आप ये समझ गए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन हो गए, अब आप उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को कि वो लिख करके भी मुझे ये बताना कि केमिकल चेंज हुआ है, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी हो सकती है और वर्ड इक्वेशन भी हो सकती है। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती हैं? देखिए आपका, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक सिंपल सा, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन में आपने जो है बर्न करने की कोशिश की उसको। जब बर्न करने का मतलब ये होता है कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसका मतलब आप उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, लेकिन याद रखिए रिबन जब भी मैग्नीशियम का जो है बर्न करेंगे तो उसको पहले सैंड पेपर से रगड़ के अच्छी तरह साफ कर लेना जरूरी होता है, नहीं तो उस पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी होती है, वो फिर रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करता। तो उस मैग्नीशियम रिबन पे से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से उसको अच्छी तरह रगड़ के पहले साफ कर लें। अब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया कहने का मतलब, और आपका इन दोनों के मिलने से, इसके और इसके मिलने से जो प्रोडक्ट बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें ली, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, और उन दोनों से आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आपने इस चीज़ को ऐसे की ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसमें आपने जो चीज़ें ली हैं वो आपने एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी, और जो चीज़ बन गई एरो के राइट हैंड साइड में लिख दी, वर्ड्स में लिख दी। ठीक है, ये एरो आपका। तो जो चीज़ें ली हैं उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, और जो चीज़ें बन गई आपकी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो वो हो गया, सॉरी, जो चीज़ें ली हैं वो हो गई रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ें बन गई हैं वो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो है रिएक्टेंट्स, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया वो है प्रोडक्ट। और आपने वर्ड्स के अंदर इस चीज़ को लिख दिया है, तो आप इस इक्वेशन को बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? अब आपको समझ में आ गया कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जब रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और हमने ऐसे के ऐसे उसको लिख दिया है, तो वो हमारी वर्ड इक्वेशन होगी। अब आप चलते हैं, मैग्नीशियम की जगह आपने सिंबल यूज़ कर लिया Mg। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो उसकी जगह हमने सिंबल यूज़ कर लिया O2। याद रखिए कोई भी गैस जो होती है उसको आमतौर से इसी तरह से लिखा जाता है, O नहीं लिखना है, O2 लिखना है। हाइड्रोजन होगी तो H2 लिखना है, ऑक्सीजन होगी तो O2 लिखना है, क्लोरीन होगी तो Cl2 लिखना है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया उसका आपका जो सिंबल है MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल आपका हो गया MgO, ऑक्सीजन गैस का सिंबल हो गया O2, और मैग्नीशियम का हो गया Mg।
आपने ये सबके सिंबल यूज़ कर लिए। अब आप इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए आप सिंबल जब यूज़ कर लेते हैं तो वो आपकी कहलाती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमारी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है अनबैलेंस्ड और एक हो सकती है बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड में और बैलेंस्ड में फ़र्क क्या है? अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए इसमें आप देखिए, मैं आपके जो ये रिएक्टेंट जो हैं, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसमें आपका मैग्नीशियम का एक एटम, ये आपका मैग्नीशियम जो है इसका एक एटम जा रहा है। एक का मतलब इसके आप देखिए नीचे कुछ नहीं तो बन रहा है, तो ये एक एटम जो है मैग्नीशियम का जुड़ रहा है ऑक्सीजन के दो एटम के साथ, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम का एक एटम अंदर गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाहर भी एक ही एटम निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक ही Mg है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम गए हैं अंदर, ठीक है, और बाहर कितने निकल रहे हैं, एरो के निशान के बाद देखिए आपके ऑक्सीजन इसके अंदर सिंगल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितनी चीज़ अंदर गई उतनी चीज़ बाहर नहीं निकली। तो ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें कि रिएक्टेंट वाली साइड के जो एटम्स की संख्या होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो प्रोडक्ट वाली साइड की एलिमेंट्स की संख्या के इक्वल नहीं होती है, दोनों का नंबर अलग अलग है। अब जो है इसको फिर बैलेंस करना पड़ता है। क्यों बैलेंस करना पड़ता है, आप कहेंगे इसको बैलेंस क्यों करेंगे? रीज़न ये होता है कि बैलेंस इसलिए करना पड़ता है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है। वो कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितना मटेरियल अंदर गया है उतना ही बाहर निकलना चाहिए। जितने एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के अंदर गए हैं उतने ही बाहर निकलने ज़रूरी हैं। अगर वो बाहर नहीं निकले तो आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग चलो हमें पता लग गया भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा, जितना मटेरियल अंदर गया है उतना बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अब इसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपका ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा एटम इसी के हैं इस इक्वेशन में। दोनों साइड देख लीजिए, इधर वाली तरफ भी और इधर वाली तरफ भी। ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, बाकियों के Mg का तो मानिए। तो पहले इसी को बैलेंस करते हैं। आपके रिएक्टेंट साइड में वो आपके 2 हैं, तो आप प्रोडक्ट साइड में 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस MgO के आगे 2 लगा सकते हैं। यहाँ 2 लगा सकते हैं, आप याद रखना यहाँ नीचे नहीं लगाना, क्योंकि इससे MgO का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो किसी भी आप मॉलिक्यूल के आगे लिख सकते हैं कुछ, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना नीचे की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो उससे नहीं तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। अब आपने 2 लगा दिया, 2 लगाने से क्या होगा, आपने देखा भी ऑक्सीजन आपके यहाँ पर डबल हो गया। आगे 2 लगाने का मतलब पूरा के पूरा जो ये मॉलिक्यूल है वो डबल हो गया। अब 2 ऑक्सीजन के 2 आपके एटम हो गए, और यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। अब इसके साथ आप देख रहे हैं Mg जो है उसके भी एटम 2 हो गए हैं, क्योंकि आगे 2 लगा दिया तो सारी चीज़ें डबल हो गई। Mg 2 हो गए तो हमने कहा भी रिएक्टेंट साइड में तो Mg हमारा 1 ही है, तो इसके आगे भी आप 2 लगा दीजिए। 2 लगाने से आपके जो है मैग्नीशियम यहाँ रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गए, अब प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी दोनों तरफ पहले से यहाँ भी 2 है और यहाँ भी आपकी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपकी ये वाली इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आपको बैलेंस करना क्लियर हो गया। अब आप जो है इक्वेशन लिखने के साथ साथ इसमें कुछ बातें और लिखते हैं जो कि लिखनी जरूरी हैं। जैसे कि आप बताएंगे भी मैग्नीशियम जो था उस किस स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट मतलब उसके लिए एस लिखेंगे, स्टेट लिखनी जरूरी है, फिजिकल स्टेट जो है। ऑक्सीजन किस स्टेट में थी, गैस स्टेट में थी, तो जी लिख देंगे साथ में। आपका MgO जो बना पाउडर बना ये, तो ये पाउडर होता है तो ये किस स्टेट में, एस सॉलिड स्टेट में, तो एस लिख देंगे। ये वाइट कलर का पाउडर बनता है आपका, ठीक है। तो आपने ये सारी बातें मेंशन कर दी, तो स्टेट मेंशन कर दी। अब इसके अलावा और स्टेट क्या हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है किसी इक्वेशन में, तो एल लिख देना। एक को सोल्यूशन की फॉर्म में ले रहे हैं किसी भी आप कंपाउंड को सोल्यूशन की फॉर्म में, तो AQ लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए हीट दी थी, तो यहाँ पर आप हीट लिख सकते हैं क्योंकि आपने हीट किया है, ठीक है। आप टेम्परेचर कुछ दे रहे हैं तो वो टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं एरो के ऊपर, और अगर आप प्रेशर दे रहे हैं कुछ तो वो भी लिख सकते हैं। और किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटलिस्ट यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जो इस इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन इसको पूरा करने में वो हेल्प करता है, ठीक है, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इस एरो के ऊपर। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको ये पता लग गया कि इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं,
उनसे किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए अब आपका जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो टाइप होती है केमिकल रिएक्शन की, वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम ही बता रहा है कंबाइन होना। तो इसमें टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं या रिएक्टेंट कह सकते हो आप, वो कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमने एग्जांपल लिया क्विक लाइम, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, वो वाटर से कंबाइन हो रहा है और आपका स्लेक्ट लाइम बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट। तो ये दो रिएक्टेंट आपके जोड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जुड़ जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो रिएक्शन मैंने आपसे डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों बार ही पूछी गई, लास्ट ईयर भी पूछी गई, 2020 में ही पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन को जो है कई तरह से पूछ लेते हैं इसमें। जैसे आपसे पूछेंगे इसकी डेफिनेशन बताओ जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको क्या देंगे भाई, आपका जो क्विक लाइम जो होता है, हमने वाटर में क्विक लाइम डाला या वाटर को क्विक लाइम में डाला तो क्या होगा, तो आप जो है बताएंगे स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। अच्छा स्लेक्ट लाइम भी बता दिया उन्होंने, तो आपको ये पता होना चाहिए स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि क्विक लाइम एक एक्स कंपाउंड है हमारा, वो हमारा इसमें सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो हमने वाटर में डाल दिया और उससे जो है एक प्रोडक्ट बना, तो उसका रिएक्शन दीजिए। तो आपको याद पता होना चाहिए कि आपका क्विक लाइम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो हमारा स्लेक्ट लाइम बन जाता है, या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें हीट भी निकलती है, ये भी पूछा गया आपसे कि भाई ये रिएक्शन जो होगा किस प्रकार का होगा, तो ये हम बोलेंगे विग्रस रिएक्शन होता है, इसमें बहुत तेज़ी से हीट भी निकलती है, गैस भी निकलती है, ठीक है। तो आप इसमें हीट लिखेंगे तो आप ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही हो, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। तो याद रखना, जिन रिएक्शन में हीट निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपका जो रेस्पिरेशन होता है, जो आप बॉडी में होता है, जिसमें आपका खाना जो होता है या फूड आपका C6H12O6, वो भी जो है डाइजेस्ट होता है, इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसमें भी एनर्जी हमें मिलती है बॉडी में। ऐसे ही जो है आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप जो है, इसमें आप देखेंगे उल्टा है पूरा ऊपर वाले से। सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो आपका एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब आप देख रहे हैं ये आपका हमने एग्जांपल लिया है आयरन सल्फेट, ये हीट किया हमने, हीट करने पर ये 1 2 3 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। जब एक सब्सटेंस ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो हमें बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में अगर आप हीट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और इसको बोलेंगे आप थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप हीट का यूज़ कर रहे हैं और उसकी हीट का यूज़ करके आप एक सब्सटेंस को ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं। एक चीज़ को, एक चीज़ थी आपकी और उससे 1 2 3 चीज़ें बन गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयरन सल्फेट हमने लिया है, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है ये, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये वाइट कलर का हो जाता है, क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के होते हैं और वो इसमें से निकल जाते हैं। और ज़्यादा हीट करने पर क्या होता है, ये आपका 3 सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और ये आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। और इसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड देख बोल रहा हूँ मैं, तो याद रखिए इसमें 2 ऑक्सीजन लगेंगे। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है तो इसमें 3 ऑक्सीजन लग रहे हैं, ये दोनों गैस बनती हैं इसमें। अभी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, इसकी स्मेल जो होती है बड़ी पंजेंट होती है, बड़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करते समय 2-3 प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं कि जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे, नाक से दूर रखेंगे, ताकि ये जो गैस है सीधी नाक में ना चली जाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी पास वाले स्टूडेंट की तरफ भी नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जिससे कि जो है ये सब, मान लो इसको आप स्मेल करना चाहते हैं इस गैस को, तो आप उसको हाथ से अपनी तरफ धकेल के स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इसमें एक आयरन सल्फेट जो है वो आप देख रहे हैं 3 पार्ट में टूट रहा है, आयरन ऑक्साइड में टूट रहा है या फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में टूट रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में
टूट रहा है। क्लियर हो गई बात। आपको जब भी इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है सीधा इनकी डेफिनेशन लिख दीजिए और ये इक्वेशन विद नेम्स जो नीचे दिए हुए हैं, ग्रीन कलर, और ये जो आपका वर्ड्स में नाम लिखे हुए हैं और ये इनकी स्टेट्स बताते हुए एस वगैरह जो है आप पूरा लिख दीजिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो तो आपको आयरन सल्फेट को हीट करने के बारे में कुछ भी लिखे तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो भी इसी के ऊपर है, हीट करने के ऊपर है। यही नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी बुक की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें इसने क्या किया है, लेड नाइट्रेट को हीट किया है, और लेड नाइट्रेट को हीट करने पर आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट बन रहे हैं इसमें भी। एक आपका लेड ऑक्साइड बन रहा है, दूसरा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, और तीसरा आपका ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो ये 3 आपकी जो हैं प्रोडक्ट बन गए हैं। जब आप 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं एक चीज़ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें हम हीट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस खास बात इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रेट था तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, ऊपर वाले में जो था सल्फेट था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, और साथ में आयरन का ऑक्साइड बन रहा था, और इसमें लेड है, वहाँ आयरन था तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा था, इसमें लेड है तो लेड का ऑक्साइड बनेगा। तो ये आपको लर्न करने में आसानी होगी कि जब आप इनको हीट करते हैं, नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में जो भी सब्सटेंस है उसका ऑक्साइड जरूर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सल्फेट को हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में जो भी सब्सटेंस है उसका आपका ऑक्साइड जरूर बनेगा। ये ऑक्साइड इसमें भी बन रहा है, ऑक्साइड इसमें भी बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें भी आपने वैसे पहले की तरह मेंशन कर देना है कि भाई ये कलरलेस सब्सटेंस होता है हमारा, और जब लेड ऑक्साइड हमारा बनता है तो ये येलो भी हो सकता है, और वैसे अगर आप इन जनरल जो है वैसे येलो होता है, लेकिन कभी कभी ये रेड ब्राउन भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, भी हमने एक सब्सटेंस को हीट किया और उसको हीट करने पर हमारा जो येलो कलर का सब्सटेंस बन गया या लेड ऑक्साइड बन गया, और साथ में हमारी जो है ब्राउन फ्यूम निकले। ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही होते हैं, ये आप अच्छी तरह लर्न कर लेना कि ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। तो आपको जब भी बोलेगा ब्राउन फ्यूम निकले तो आपको समझ लेना है कि ये इक्वेशन यही वाली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ही होगा। क्लियर हो गई बात। तो आप जो है इस इक्वेशन को अच्छी तरह लर्न कर लेंगे कि इसमें लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो 3 पार्ट आपके ये बन जाते हैं, और इसमें मैंने क्वेश्चन भी बता दिया आपको किस तरह पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। इसमें भी सेम प्रिकॉशन आपने लेनी है जो ऊपर बताए थे कि आपको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके रखना है, ब्राउन फ्यूम्स को जो है नाक में ना चले जाएं, और जो है साथ ही साथ उसको थोड़ा दूर रखना है और स्टूडेंट से भी। क्लियर हो गई बात। और इसमें आपका जो ये नीचे जो सब्सटेंस बचेगा वो लेड ऑक्साइड बच जाएगा, येलो कलर का होगा या रेड ब्राउन कलर का भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अब आप एक बात और देखिए कि इस सब जो दोनों रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, जबकि ऊपर हमारी हीट यहाँ निकल रही थी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट देनी पड़ती है या एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जो जिन रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है या लाइट देनी पड़ती है या फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दे ही दिए हैं इसके एंडोथर्मिक रिएक्शन के, बाकी और भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कि हम हीट के बजाय जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। जैसे आपने वाटर लिया, यहाँ पर वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से पास की, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो उसमें हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। गैस के लिए फिर मैंने 2 लगाया नीचे, H2 और O2। क्लियर हो गई बात। तो आप देख रहे हैं कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और उसमें हाइड्रोजन के 2 प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक चीज़ से आपकी 2 चीज़ें बन रही हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, एक सब्सटेंस से आपकी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, तो इसका मतलब आपकी 2 चीज़ें बन रही हैं, 3 बन रही, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब इसमें मेन बात क्या है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये कहाँ इकट्ठी होगी। तो इसमें आप याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस जो होती है ये यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आपके कैथोड पर इकट्ठी होती है। कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है पॉजिटिव चार्ज पर यानी एनोड पर इकट्ठी होती है। दूसरी बात क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि आपकी हाइड्रोजन गैस जो होगी इसमें देखिए वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन सिंगल।
तो कहने का मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन से डबल प्रोड्यूस होगी। 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरी बात, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो याद रखना कि वाटर में थोड़ा सा एसिड जरूर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर गुड कंडक्टर हो जाता है, अदरवाइज बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, ये आप जो है अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। तो ये आपको मैंने बता दी सारे क्वेश्चन इस पर क्या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरी टाइप है डिकम्पोजिशन की। तो इसमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपका सिल्वर क्लोराइड को हमने ट्रे में रख दिया है, उसमें आप सनलाइट में रखेंगे तो देखेंगे आप सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता हो। अब आपका सिल्वर जो होता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, ये ब्रेक होने के बाद इसका कलर जो होगा ना ग्रे हो जाएगा सनलाइट में रखने से, उसमें क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो ये जो आपसे पूछा जाता है भाई, आप एक सब्सटेंस आपने रख दिया सनलाइट में, ग्रे कलर का हो गया, तो उसकी पूरा रिएक्शन लिखिए, वो सब्सटेंस क्या था। तो आप लिखेंगे वो सब्सटेंस हमारा सिल्वर क्लोराइड था, और ये रिएक्शन मैंने आपको बताई दी है पूरी की पूरी, ये आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी होगी। ग्रे कलर का सब्सटेंस क्या था वो पूछेंगे तो आप लिखेंगे वो हमारा सिल्वर था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आप रिएक्शन अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। कई बार वो बोल देते हैं क्लोरीन की जगह हमारी जो ब्रोमीन गैस निकल रही है, तो बताइए फिर क्या था, तो ब्रोमीन होगा तो यहाँ पर आप सिल्वर ब्रोमाइड लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जब ब्रोमीन गैस निकलेगी तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सेम रिएक्शन होता है, कोई फर्क नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे आपको पता लग रहा है कि इसमें डिस्प्लेस करने का मतलब जो होता है हटा देना, तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो इसके लिए मैंने आपको ये 4 जो मेनली जो पूछे जाते हैं उन सब मेटल्स के नाम लिख दिए हैं। जैसे एल्युमिनियम है पहले, फिर जिंक है, Zn जिंक के लिए, आयरन के लिए Fe, और कॉपर के लिए Cu। तो एल्युमिनियम जो होता है सबसे रिएक्टिव है इन चारों में, उससे कम रिएक्टिव है आपका जिंक, फिर आपका आयरन, और फिर लास्ट में इन चारों में कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। अगर मैग्नीशियम दिया हो तो मैग्नीशियम आप और आगे लिख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर हो गई बात। तो आपका जो है इन्हीं पे बेस्ड जो होते हैं आमतौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, अब आप इसको लर्न करना चाहें तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि आलू ज़रा फीके क्यों हैं। आलू मीन्स एल्युमिनियम, ज़रा मीन्स Zn जिंक, फीके मीन्स Fe यानी कि आयरन, और क्यू मीन्स Cu। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें आपका पहला एग्जांपल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपकी बुक में भी है। आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है ब्लू कलर का, उसमें आपने आयरन की नेल डाल दी या आयरन का पीस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आपकी बुक में एक्टिविटी आयरन के नेल डाला हुआ है। तो उसमें आपका जो है कहता है कि उसका सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, वो आपका ग्रीनिश हो जाता है, जबकि पहले सोल्यूशन का कलर ब्लू था। क्या था सब्सटेंस, पहले से आपका सोल्यूशन का कलर जो था वो ब्लू था, बाद में ग्रीन हो गया। तो क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे भाई ऐसा है कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, कॉपर Cu, सल्फेट का SO4, आयरन का Fe। तो ये Fe जो होता है इसको कॉपर को यहाँ से भगा देता है, इसकी जगह से निकाल देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट बना देता है। जब ये हटा देगा इसको यहाँ से तो आयरन यहाँ घुस जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। जो चीज़ बन रही है आयरन की हम दूसरी तरफ लिखेंगे, और बेचारा कॉपर जो होता है वो अलग होकर के अलग से पड़ा रह जाता है, तो Cu आप अलग से लिख देंगे। ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है कॉपर, और ये आयरन नेल्स पर ही डिपॉजिट हो जाता है, तो इसलिए वो नेल ब्राउन हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात। कई बार इसको इस तरह से पूछ लेते हैं भी हमने कॉपर सल्फेट जो है वो सोल्यूशन एक आयरन के बर्तन में डाल दिया, वेसल में डाल दिया, तो उसमें छेद हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो उसका रीज़न यही होता है कि भाई वो जो आपने ये आयरन जो का जो बर्तन है उसमें से आयरन निकल करके वो कॉपर को डिस्प्लेस करने में चला जाता है, तो वहाँ पर जो कॉपर को जब डिस्प्लेस करेगा तो वहाँ पर वो अपनी जगह छोड़ देगा, तो इसलिए वहाँ पर जो है उसमें बर्तन में छेद हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, होल्स हो जाएंगे उसमें। तो ये आपका मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो आपसे डिस्कस किया, और किस किस ढंग से आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ये आपके एग्जाम के मैंने लिखे भी अभी कब कभी पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और आप इसमें सिर्फ जो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की, अगर आप वही रिएक्शन से लिख देंगे और वो शॉर्ट डेफिनेशंस भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी तरह का रिएक्शन जो है आयरन सल्फेट लिया अब हमने, तो आयरन सल्फेट में आपने जिंक डाल दिया है। अब जिंक भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, आयरन से। आयरन कम रिएक्टिव है, तो आप जो है जब जिंक डालेंगे तो ये आयरन को हटा देगा।
आयरन को हटा देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन इसमें अलग हो जाएगा, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आयरन सल्फेट हमारा ग्रीन कलर का था, तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस इसमें हमें मिल जाएगा। सेम तरह का रिएक्शन है ऊपर वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपका मान लो ये पूछ लेता है वो क्वेश्चन भी, हमने जो है आयरन सल्फेट के अंदर जो है आपने कॉपर डाल दिया है, तो कॉपर डालने पर क्या होगा, क्या ये कॉपर आयरन को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन सल्फेट में डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन जो है वो आयरन सल्फेट ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। इसी तरह से अगर आप आयरन सल्फेट जिंक में डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर आप जो है या फिर आप जिंक जो है वो आप एल्युमिनियम सल्फेट में डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वाली साइड से इधर वाली चीज तरफ कोई भी चीज़ डालेंगे, इस सोल्यूशन में अगर आप ये वाली चीज़ डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके सोल्यूशन में जिंक सल्फेट में आप आयरन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। एल्युमिनियम सल्फेट में भी अगर आप जिंक डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर आप यहाँ वाली चीज़ इसमें डालते हैं, दूसरी साइड डालते हैं, ये वाली चीज़ आपने इधर डाल दी, तो आपका रिएक्शन होगा, एल्युमिनियम जो है आयरन को हटा देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका तरीका है, तो इसमें आपको ये याद रखनी है सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्लियर हो गई बात? अब आप चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें दो जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब कि लेन देन कर लेते हैं, अपना आयन एक दूसरे को दे देते हैं और उसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, वो उसमें घुलता नहीं है और वो नीचे बैठ जाता है। तो ये तीन बातें हो गई, एक तो आयन एक्सचेंज होते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, और इसमें जो है वो इनसॉल्युबल होता है सब्सटेंस। तो आपकी जो है ये ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगे। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने दिया हुआ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी पूछा गया है। बेरियम क्लोराइड जो है आपने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में डाला है, इसलिए हमने AQ लिखा है दोनों के लिए, इसके लिए यहाँ पर AQ लिख लेना। बेरियम क्लोराइड भी सोल्यूशन होता है, AQ होता है। तो इसमें आपका ये बेरियम सल्फेट सॉलिड बन गया जो नीचे बैठ जाता है, इसलिए तीर का निशान हमने डाला, ये एरो का निशान नीचे की तरफ, ठीक है। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद कर लेना, अब यहाँ लिखा नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है ये। तो आप देखेंगे कि इसमें बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अभी कैसे बन रहा है देखिए, मैं बताता हूँ। आप देखिए, बेरियम के पास क्लोराइड था और सोडियम के पास सल्फेट था, तो बेरियम ने इससे सल्फेट ले लिया, क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। उससे उसका आयन ले लिया सोडियम से, और क्लोरीन उसको दे दिया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से दोनों ने अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। क्लियर हो गई बात? अब आप समझ गए होंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें कि दोनों कंपाउंड जो होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं और इसमें एक प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और इसमें अलग अलग तरीके से ये पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आप इसकी 3 खासियत जो है वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जो होती है, जैसे नाम बता रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उसमें जुड़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, तो ये हमारा ब्लैक कलर का पाउडर लिया है हमने कॉपर, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए हीट किया हमने। ये आपकी बुक की एक्टिविटी है। ब्लैक कलर का नहीं, सिर्फ ब्राउन कलर का होता है कॉपर। ब्राउन कलर के कॉपर को हमने लिया और उसको हीट किया है विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है, ये उससे रिएक्शन कर लेता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक सब्सटेंस बनाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे पूछ लेते हैं, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट एक्स लिया या पाउडर लिया, उसको हमने जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एक एयर गर्म किया, तो क्या होगा? तो आप बताएंगे भी ब्राउन कलर वो कौन सा सब्सटेंस था, तो आप बताएंगे ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो था ना वो आपका कॉपर था, ठीक है। और आपने जो हीट किया तो जो सब्सटेंस बना वो आपका कॉपर ऑक्साइड था। क्या था? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है भाई? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह का रिएक्शन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मैग्नीशियम वाला, उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान रखना, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है आमतौर से जो है। और दूसरा जो है आपका हाइड्रोजन भी निकल सकती है किसी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन भी आपके जो होते हैं ऑक्सीडेशन ही होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? बिल्कुल ऑक्सीडेशन से उल्टा हो जाता है।
देखिए रिडक्शन में मैंने बता रखा कि आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन निकल सकती है। ज़रूरी नहीं दोनों बातें एक साथ हो, कोई सी भी एक बात हो सकती है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड बना था इसमें एग्जाम्पल में, उसी पे से हाइड्रोजन गैस जो हमने जब पास की तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस पास करने से जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो थी कॉपर ऑक्साइड की वो उससे निकल गई और कॉपर बन गया। क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो इसमें जब ऑक्सीजन निकल गई, रिमूव हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इससे आपका कॉपर बन गया तो ऑक्सीजन हट गई है इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिडक्शन। अब वो ऑक्सीजन जो थी हाइड्रोजन ने ले लिया, हाइड्रोजन में ऐड हो गई है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा ये? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आप रिएक्टेंट वाली साइड से देखेंगे, जिस भी चीज़ में ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन दूसरों को देता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। दोनों बातें बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो दूसरे से ऑक्सीजन लेगा, उसने ली है ना, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन लेगा। और आपसे ये पूछा जाए भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज ये वो सॉरी रिड्यूस होगा। याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमेशा रिड्यूस होगा, तो वो क्या बनेगा? तो जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपका वो कॉपर ऑक्साइड है, वो रिड्यूस होकर के कॉपर बना रहा है। ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो ये आपको मैंने समझाया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और वो ऑक्सीजन दूसरों से लेता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसमें क्वेश्चन लिख देंगे पूरी याद रखना। और इस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हाइड्रोजन गैस हमने पास की तो क्या होगा, तो उसमें आपको इक्वेशन ही लिखनी है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी क्वेश्चन भी दे सकते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ सकते हैं। तो याद रखना ऑक्सीजन जिसमें होगी रिएक्टेंट साइड में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। दूसरे वाला जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा कोरोजन। कोरोजन जो होता है बहुत आसान है आपका, ईटिंग अवे और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर वाटर एंड एसिड। मतलब कि एसिड या एयर या वाटर के कारण से किसी भी मेटल का खराब होना। ठीक है। अब जो है आप इसके एग्जांपल तो देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आयरन जो होता है उसमें जंग लग जाता है, रस लग जाता है, और वो आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है। उस जंग का नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है आयरन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और दूसरा आपका सिल्वर देखते हैं, सिल्वर काली हो जाती है, सिल्वर के जो आपके जेवर हैं या ज्वेलरी है वो काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका रीज़न है कि सिल्वर जो होती है हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेती है, सल्फर किसी भी फॉर्म में उससे रिएक्शन कर लेती है और ये सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड। क्लियर हो गई बात? तो ये सिल्वर सल्फाइड काला होता है, जिसके कारण से आपकी ज्वेलरी काली पड़ जाती है। क्लियर हो गई बात? और इसी तरह से आपके जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो भी आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के हो जाते हैं। वो क्या होता है कि कॉपर जो होता है हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है। क्लियर हो गई बात? कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। तो इस तरह से हमारे जो हैं ये मेटल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब आप उनको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो आप ठीक करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन के वाटर पाइप देखे होंगे ना आपने, तो उसमें ब्लू कलर के से होते हैं, तो उन पर जिंक की लेयर चढ़ी हुई होती है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण से वो आयरन को एयर से रिएक्ट नहीं करने देता, खुद एयर से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है। तो इस कारण से आयरन जो होता है वो बच जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। ऐसे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो आपने देखा होगा साइकिल हो गया या और भी जो मशीन है उनके ऊपर एक ब्राइट कलर की चमकीली सी लेयर चढ़ी होती है, जैसे क्रोमियम की लेयर बोलते हैं। तो वो जो होती है उसको सुंदर भी बनाती है और साथ ही साथ जो होती है वो उसको हवा में जो मॉइस्चर है या एयर है उससे बचाती है, उससे रिएक्ट नहीं करने देती आयरन को। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से जो है हम क्रोमियम उस पर चढ़ा देते हैं आयरन पे। तो इस तरीके से जो है वो आयरन जो होता है हवा से कांटेक्ट नहीं कर पाता, ना ही पानी से कांटेक्ट कर पाता है और उस पर जंग नहीं लगता है।
पेंट करना तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं, आपने देखा होगा डोर्स के ऊपर पेंट कर देते हैं तो आयरन की चीज़ें जो होती हैं उन पर जंग नहीं लगता है, ताकि क्योंकि वो हवा से कॉन्टैक्ट उनका कट जाता है। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो आप जो है जब कोई भी फैट वाली चीज़ या फूड जो है आप हवा में रख देते हैं तो वो आपका बैड स्मेल देने पड़ते लगता है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फैट वगैरह या ऑयल वाली चीज़ें जो होती हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है उसमें नए केमिकल बन जाते हैं, तो उससे वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, तो इससे वो जो चीज़ होती है आपकी ख़राब हो जाती है। क्लियर होगी बात? अब इसको कैसे रोक सकते हैं? देखो, इसको रोकने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने का मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल होते हैं जो कि उस जो फैट वाली चीज़ है उसको एयर से रिएक्ट नहीं करने देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देते हैं। क्लियर होगी बात? या फिर उनको आप टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। टाइट कंटेनर में रखेंगे तो आप जो है जब डब्बे में बंद कर दिया तो एयर से रिएक्शन उसका हो ही नहीं पाएगा। क्लियर होगी बात? तो उसके बाद है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि आप ठंडी जगह पर रख दें। ठंडी जगह पर रखने से क्या होता है कि वो जो फूड होता है वो एयर से रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर होगी बात? तो ये आपके 3 तरीके बताए। लास्ट वाला जो तरीका है वो आपका है नाइट्रोजन गैस जो है उसकी हेल्प लेना। आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो नाइट्रोजन गैस वो इसलिए भरते हैं कि वो जो है जो फैट वाली चीज़ें हैं उनको ऑक्सीजन से नहीं रिएक्शन करने देंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो होती है इनर्ट गैस होती है, वो उनसे फैट वाली चीज़ें रिएक्शन नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से जो है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो जो है सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कर लेना।